इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और एक और बहुत अहम मौजू, जब हम जज्बात की बात करते हैं और जज्बात हर इंसान में पाए जाते हैं, लेकिन इन जज्बात को बड़े अच्छे अंदाज में बैलेंस करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती। इमोशनली इंटेलिजेंट होना, किसी भी इंसान में इमोशनल स्ट्रेंथ होना, ये चीज़ें जो हैं वो आपको, आपकी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाती हैं। और जो इंसान इन चीज़ों से आरी होता है, जिसको यही नहीं पता होता कि वो अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करे, वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली ही और शी हैज़ टू सफ़र। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि अक्सर औकात पेरेंट्स जो होते हैं वो इमोशनली इतने वीक होते हैं, इतने वल्नरेबल होते हैं और वो अपने जज्बात को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में उनके साथ भी यही मामलात रहे होते हैं। वो खुद इसी प्रोग्रामिंग के तहत बड़े होते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर बड़े होते हैं। जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं तो उनको नहीं पता कि अपने जज्बात को किस तरह से मैनेज करना है, और अल्टीमेटली वही चीज़ें फिर आगे बच्चों में पास ऑन होती हैं और बच्चे इमोशनली सेंसिटिव, इमोशनली वीक, इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। अब ये जो माँ बाप से जो जज्बात और स्पेशली माओं से जज्बात जो औलाद में मुंतकिल होते हैं और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर पेरेंट्स को बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों में पास ऑन करनी चाहिए, उनकी तरबियत का हिस्सा बनानी चाहिए, ताकि वो कल को जब ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाएं तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो और वो ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं वो प्रॉपर अंदाज में ले सकें, और वो बिल्कुल इमोशनली उस वक्त अंडर प्रेशर ना आए कि वो कोई गलत डिसीजन ले सकें। सो ये जो जज्बात की मुंतकिली है बेसिकली फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए साइकोलॉजिस्ट माफिया मलिक हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, और इसके साथ साथ नीज़ा हबीब भी हमारे साथ इस शो का हिस्सा हैं। आप दोनों को वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले माफिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जज्बात औलाद में मुंतकिल होते हैं पेरेंट्स से, और अगर होते हैं तो वो क्या क्या फॉर्म्स होती हैं जिससे पेरेंट्स में ट्रांसफ़र हो गए? अच्छा, हम इसको टेक्निकली बात करें रुमा, तो इमोशंस ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। हमारा वो डीएनए, हमारी वो चीज़ें लाइक हाइट, कलर, वो चीज़ें डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो बच्चा या जो पेरेंट्स अपनी एक पूरा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। देखें, जब एक शादी होती है, आप एक नई फैमिली का पार्ट बनते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि एक नया बिल्कुल इन्वायरमेंट है, आप एडजस्ट होते हैं या नहीं। एक तो वो चीज़ है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप सबके साथ कैसा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देखें आपके उसी रिलेशनशिप के बाद ही प्रोडक्शन की तरफ हम जाते हैं, तो वो इमोशंस वहीं से सीखना शुरू हो रहे हैं। देखिए, एक 9 माह का प्रेगनेंसी का पीरियड भी होता है, तो उसमें जो बच्चा है, एक फीटस है, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो सारे इमोशंस, वो सारे टेंट्रम्स अच्छे हैं या बुरे हैं वो फील हो रहे हैं। तो बच्चा मतलब पैदा होने से पहले ही इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, फील कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब उसकी एक बर्थ हो गई है और बर्थ के बाद भी हम इट्स ओके, हम सैड भी हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन हम उसको टैकल कैसे करते हैं और टैकल करने का प्रोसेस हमारा क्या है, वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। क्योंकि आपको पता है हमें ऑपोजिट और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब हमने उन चीज़ों को एक असर्टिव वे में लेकर कैसे चलना है। हमारे बच्चों में जो आप मुंतकली का हम बात कर रहे हैं कि हमारे इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। अब जितनी आपके घर में एक नेगेटिविटी या पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, बच्चा उससे सीखेगा, और जो अच्छी चीज़ें बच्चा सीख रहा है वो आगे जाके वो अपनी लाइफ में ऑप्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर बिल्कुल किड है, मतलब 6 माह का या 2 माह का, वो तब भी ऑब्जर्व कर रहा है कि घर में अच्छा इन्वायरमेंट है या बुरा है। 6 माह का, 1 साल का, अब वही चीज़ें वो कर रहा है जो उसने ऑब्जर्व की थी। हम देखते हैं, हैरान होते हैं, अच्छा ये तो हमने इसे सिखाया नहीं, ये कैसे कर रहा है। हमने सिखाया नहीं, लेकिन बच्चे की ऑब्जर्वेशन तो चल रही है, उसी ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीख रहा है वो अच्छी चीज़ है या बुरी है। वो अब आप जो चीज़ें कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो वही चीज़ें करते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं उनके बिहेवियर में वही चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि इसके बाप से गुस्सा इसमें आ गया, इसकी माँ से इसके अंदर ये हैबिट आ गई है। तो हम ये नहीं देखते कि हमने ये चीज़ें उन्हें सिखाई हैं, हम ये काम कर रहे थे तो हमारे बच्चे ने हमें देख के ही ये काम करना शुरू किया है। और वही बात है कि आगे जाके शादी के बाद भी वही चीज़ें होती है कि हमने एज अ पेरेंट अपने फादर और मदर को देखा था, वो एक दूसरे को मारते थे या डांटते थे, तो मैं भी यही करूंगा तो मेरे पार्टनर सही रहेगा। व्हाट आई फील इज कि जिस तरह से आप कह रही ना डायरेक्टली पास ऑन, ऑब्वियसली वो तो आपका डायरेक्टली तो डीएनए आता है, एज ये जो आपके बाकी चीजें जीन्स वगैरह ये डिटरमिन होती हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं इमोशंस की या इस तरह, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते, बट
वो बिहेवियर्स होते हैं ना, वो बिहेवियर्स जब पेरेंट्स में होते हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो उनको कॉपी करते हैं। अब एक माँ सैडिस्ट है या एक बाप सैडिस्ट है, वो उसको उसी एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली इमिटेट करता है उस चीज को कि वो तो वो सीखेगा ही सीखेगा। सो इसमें फिर अब आपने बिहेव किस तरह से करना है पेरेंट्स ने इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, और अगर आपके इमोशनली वीक है आपने उन चीजों को किस तरह से कंट्रोल करना है। दिस इज द क्वेश्चन, और इसी को ये आज आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर हियर टुडे। अच्छा, इसके साथ साथ अनीसा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, हर बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, जो कि आजकल तो वैसे बहुत ही पेरेंट्स हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं आजकल के इस ज़माने में कि वो पेरेंट्स का भी मुझे लगता है कि उनको भी ये मार्जिन देना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा तो एक कच्ची कली है, वो सीख रहा है सारा कुछ। तो क्या ये चीज़ें भी बच्चे, ये बिहेवियर्स भी लर्न कर रहे होते हैं? बच्चे जो देखते हैं ना वो लर्न करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। माँ ने अगर फ़ोन पे बात करते हुए कह दी ना ओ माई गॉड, तो बच्चे ने वो पिक कर लेना, उस पर सारे दिन में कहना है। वो देख रहा है कि बाप रात को आता है खाने के बाद सिगरेट पीता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, पेंसिल या कुछ पकड़ के इमिटेट करेगा। तो रिगार्डलेस उसको नहीं पता कि इज़ दिस गुड और बैड, वो चीज़ को वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली जो है वालिदैन का चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि हमारे एशियन पॉपुलेशन में हाउस होल्ड जो केओस है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लो इनकम है, फाइनेंसेस लो हैं, घर में रहने वाले अफराद ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेसर्स जो कि हमारे इख्तियार में नहीं हैं, कुछ अपने इमोशंस नहीं मैनेज हो रहे होते और कुछ जो है बाहर से जो वो स्ट्रेस लेकर आ रहे होते हैं। कैथारसिस बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है, वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें घर में एक्सरसाइज हो रही हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो निकल रहा है। 1 से 2 दफ़ा बात पूछ ली है तो वो भी जो है वो वाइफ के ऊपर आ रही है सारी चीज़ें। तो बच्चा वो देख रहा है कि किस तरह से ग्रीट किया जा रहा है एक दूसरे को, किस तरह से इस बात का, या न्यूट्रल भी बात है तो उसको किस तरह से इजहार कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है। फिर ये कि जब वालिदैन में लड़ाई वगैरह होती है, चिड़चिड़ापन होता है। अब यहाँ पर 2 तरह की इसके बाद प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है जब घर में लड़ाई होती है। एक जो हमारे टर्म आपके लिए उसमें स्पिल ओवर हाइपोथेसिस है, यानी कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस घर में है तो वालिदैन के अंदर नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। बच्चे से वो कैसे करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, उस लड़ाई के बाद स्कॉल्ड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अपना गुस्सा किसी और पे निकालना, तो बच्चा वल्नरेबल है, उस पर गुस्सा निकालना आसान है। क्रिटिसाइज़ करना, स्कॉल्डिंग करना, चिढ़ के जवाब देना, बस इस तरह ही करना। और कुछ वालिदैन कंपनसेट करते हैं उस चीज़ को, यानी कि वो उनके साथ और टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको लगे कि दे आर फील सिक्योर्ड, हर्ड, और इस तरह से वार्मथ फील कराते हैं। तो डिपेंड करता है कि वालिदैन आफ्टरवर्ड उस चीज़ को किस तरह से कवर अप कर रहे हैं। अच्छा माफिया, एक वो बच्चों की एज होती है जब वो बिहेवियर्स देख रहे हैं, उनके दिमाग में बैठ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करने लग जाते हैं, फिर लर्न के बाद वो खुद वो काम करने लग जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है जब बच्चों को रियलाइज़ होता है कि हम गलत कर रहे हैं, जैसे हमारे माँ बाप थे हमने वैसा नहीं करना, हमने इनसे डिफरेंट बनना है। तो वो क्या स्टेजेस होती हैं, वो क्या एज होती है जब बच्चा एक लर्न कर रहा है, फिर उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है। फिर कुछ बच्चों में, हर एक में नहीं होता, कुछ बच्चे तो बिल्कुल कहा जाता है ना अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं या माँ के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में खुद से ये एहसास पैदा हो जाता है कि नहीं ये बिहेवियर गलत है, हमने ऐसे नहीं करना, या अगर हमारा बाप हमारी माँ को मार पीट रहा है वो गलत कर रहा है, हमने इसे कंडेम करना है। बहुत से बेटे एक टाइम आता है बाप का हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो क्या क्या एज होती है जब बच्चा सीख रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर उसे एहसास हो रहा है, फिर वो खुद भी रुक रहा है? अच्छा रोमा, डिपेंड करता है। अब देखो जो हम बच्चे घर में सीख रहे हैं, अब बच्चा जब स्कूल गोइंग होगा वो बाहर जाके देखेगा कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि पहले 5 से 6 साल आप कह लें उसने घर में गुजारा है और उसने घर वाले बिहेवियर को ऑप्ट किया है। अब जब वो घर से बाहर निकला है तो उसने बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि ये इन्वायरमेंट तो मेरे घर से बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब पेरेंट्स उसे पिक कर रहे हैं या किसी और के पेरेंट्स को देख रहे हैं वो ग्रीड डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, तो उसे वहीं से अगर बच्चे के अंदर एक्सेप्टेंस या इनसाइट डेवलप हो चुकी हुई है, क्योंकि आपको पता है डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो उस चीज़ को किस तरह से ऑप्ट करना चाहता है। तो ये कोई मैं स्पेसिफिक एज नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे ही बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों के बिहेवियर्स हमारे साथ चेंज होते हैं, वो एक क्लिकिंग पॉइंट होता है कि अच्छा ये चीज़, ये इंसान मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा है, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। तो वो बच्चों में पॉइंट होता है, या तो वो अच्छे ट्रैक पे चले जाते हैं
या वो उसी ट्रैक पे रहते हैं। अब जो आप बात कर रही हैं कि जब बच्चे को क्लिक हो जाता है तो वो उन चीज़ों को ऑप्ट करता है, फिर वो बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को सही करने की कोशिश करता है, और अल्टीमेटली कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को भी करते हैं कि मामा आप इस तरह से करती हैं, फलां की मामा इस तरह से करती हैं। तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक पॉइंट होता है कि हमें एहसास करना चाहिए या हमें थोड़ा सा अपने बिहेवियर्स को मॉल्ड करना चाहिए। वहाँ फिर क्या करते हैं कि अगर खुद से उस बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं कि भाई हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, लेकिन हम अपने रिलेशनशिप को या अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली बच्चा भी इसी तरह से थेरेपी की तरफ जाता है कि मैं अपने उन नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिहेवियर्स को मिनिमाइज करके अपने अंदर उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट को लेकर आऊँ। क्योंकि देखें इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता, अगर कोई चेंज हो सकता है वो हमारी अपनी ज़ात है। तो अगर हम अपने आप को या अपने मेंटल स्टेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट भी हमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता है। यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें शो में ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स के इमोशंस हैं वो बच्चों में किस अंदाज में ट्रांसफ़र होते हैं और वो जो बिहेवियर्स हैं वो बच्चे किस अंदाज में कैच करके उनको ऑप्ट कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। माफ़ी, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स स्पेशली माँ इतनी तवज्जो नहीं दे रही होती, निगलेक्ट कर रही होती हैं। अल्टीमेटली वो बच्चे या तो एक्सट्रीमली नॉटी हो जाते हैं या इरिटेटिंग हो जाते हैं बिकॉज उन पर वो तवज्जो और वो सब कुछ दिया ही नहीं गया होता। सो क्या उनकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं? और अगर वो चांसेस होते हैं तो क्या वो खुद ही अल्लाह की तरफ से उनको रियलाइजेशन होगी? नहीं, अल्लाह की तरफ से तो नहीं होगी जब तक इंसान कोई दिल में चीज डाल जाए और वो बच्चे ठीक हो जाए। बहुत बच्चे सुधर भी जाते हैं। जब तक इंसान में खुद हिम्मत नहीं आएगी कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बच्चे में अब आप देख, पता है क्या यहाँ का इशू स्टार्ट होता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो अनफॉर्चुनेटली, ये मैं बात कर रही हूँ कि हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, ठीक है। हमारे बच्चों में उस तरह से गैप्स नहीं होते, हम एक बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, दोबारा से हमारा दूसरा बच्चा आने वाला है तो हम उसी की तरफ लग जाते हैं। तो वो जो निगलेक्शन है ना, उसी से चीज़ें मसले पैदा होते हैं। बच्चे के अंदर इरिटेबिलिटी आती है। देखिए एक प्रॉपर एज गैप है 3 से 4 साल, अगर हम उस चीज़ को प्रोसेस नहीं ना करते, ठीक है वो सब कुछ ठीक है, हम फिर एट द एंड कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी और इस तरह से हम जुमले बोलते हैं, लेकिन वो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं तो आपके बच्चा जो है वो दूसरे के साथ एक अटैचमेंट पेरेंट्स को नहीं अक्ल आ रही तो क्या करें? देखिए उससे फिर हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं और बाद में जब हमें एहसास होता है ना तब बहुत देर हो चुकी होती है और फिर पेरेंट्स खुद भी कहते हैं अगर मैं उस वक्त कोशिश कर लेती तो शायद सही हो जाता। लेकिन नीज़ा, मैंने बहुत से ऐसे मतलब बच्चों को देखा जो बचपन में ना इतने शरारती होते हैं कि उनसे जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं पनाह मांगते हैं कि हमारे घर ऐसे बच्चे ना आए। लेकिन वही बच्चे जैसे 14-15 इयर्स के हुए वो इतने पोलाइट, इतने हम्बल और ऐसे हो गए कि वो अब किसी से आंख उठाकर बात भी नहीं करते। इसके पीछे ना रीजन ये भी होता है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स का बहुत रोल है। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर आजकल प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर मीठा ऑलरेडी एडेड है। अब बच्चा, उसकी एज ही शरारतें करने वाली है, मीठा क्या कर रहा है उस चीज़ को और इनहेंस कर रहा है उसने। अब वो मीठा कहीं तो मीठा रोकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मीठा रोके नहीं, मीठे को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें, प्रोसेस्ड वाला बंद करें। मतलब डेली दादाजी जा रहे हैं जी, वो भी बाहर से बिस्किट्स वगैरह लाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, तो मुझे आज तक पता ही नहीं था कि बच्चों को के जो शरारतें हैं उसको मीठा ट्रिगर कर रहा होता है, मीठा उसको इनहेंस कर रहा है ना। अब वो देखें बच्चों ने शरारतें करनी है और चिड़चिड़ापन कहाँ निकालना है, वही लड़ाई झगड़े, जंप करके ये वो करके सारा कुछ। माएँ जो है वो उनको वो दे देती, अच्छा ये टॉफी ले लो बैठ जाओ। वो टॉफी थोड़ी देर बाद तो असर दिखाएगी ना अपना, वो फिर वो साइकिल रिपीट होता है। तो ये जो है ना, थोड़ी सी आप अपने अगर डाइटरी चेंजेस भी करें उससे भी चीज़ों में चेंज आता है। दूसरा जो मौफिया ने बात की कि अटेंशन नहीं दी जा रही बच्चे को जो उसकी डेवलपमेंटल एज में उसको चाहिए, वो बच्चा फिर शरारतें करके अटेंशन ले रहा है, वो तोड़फोड़ करके अटेंशन ले रहा है, वो चीखम चिल्ली करके अटेंशन ले रहा है। और वही आपने कोई एक्टिविटी है नहीं। अब अगर उसके पास फोन नहीं है तो आपने उसको नहीं सिखाया कि कलर्स भी कोई एक्टिविटी है, ड्राइंग आप कर सकते हैं। आप बच्चे को ऑप्शन नहीं देते कि अच्छा बच्चे अगर हम मोबाइल नहीं दे सकते और हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को ऑप्शन दें। हम ये कहते हैं ये नहीं करना, ये तो बताएं कि फिर करना क्या है। मना तो आपने उसके लिए एक्टिविटी खुद डिजाइन करनी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो करके हम एट द एंड बच्चे को वो वही बात आ जाती है, तशद्दुद या मारना शुरू कर देते हैं और मारने से बच्चे बिगड़ते हैं, सही नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट सारी इतनी बातें करती है ना, इनके सबके बच्चों से मैं मिलूं, इन्होंने क्या तरबियत की है? क्या ये टीवी पर ही भाषण होता है या एक्चुअल में भी?
देखिए चीज़ें मॉडिफाई हम लोग, ठीक है, हम अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम इस चीज़ को अपने, वही बात है कि आप अपने आप से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वही आप दूसरों को, मतलब वही बात आ जाती है, जो आप कर रहे हैं वही आप दूसरों को कहने के लिए कहें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम अपने बच्चों को उस तरह से सेटल्ड नहीं करेंगे तो हम दूसरों को देखें। अच्छा, एक वाफिया मैं एक और यहाँ पर चीज़ ऐड करना चाहूँगी, और ये मेरे प्रोड्यूसर का भी एक ये सवाल था जो मुझे कह रहे थे कि मैं आपसे पूछूं कि अभी एक रोनाल्डो, बहुत बड़ा फुटबॉल की दुनिया का नाम, हिज फादर वाज अ ड्रग एडिक्ट, बट वो इन चीज़ों से हमेशा दूर रहा। उसने वो माहौल देखा बट वो उन चीज़ों की तरफ नहीं गया। तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो कितनी मैटर करती है। बहुत से, और ये तो एक एग्जांपल, आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए, बहुत से बाप अपनी बीवियों को मार पीट रहे होते हैं, बच्चे आगे से कभी एट टाइम्स बहुत हम्बल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। वो वही बात जो सबसे स्टार्ट में मैंने कही थी, बच्चों को इनसाइट डेवलप हो जाती है जब वो अपने इन्वायरमेंट से निकलते हैं। वो देखते हैं कि ये इन्वायरमेंट हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सोसाइटी में अपना नाम बना सकूं। देखिए मोटिवेशन हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। बच्चे जितना ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बच्चे उन चीजों को देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब आप बहुत से बच्चों से पूछेंगे उनका वो फेवरेट क्रिकेटर भी या प्लेयर होगा, ठीक है, तो हम उन चीजों को फॉलो करते हैं कि अगर मैंने ऐसा बनना है तो मैंने खुद को किस तरह से इसी पूरे रास्ते पे डिटरमिन रखना है, क्योंकि हम समटाइम्स अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। लेकिन जो स्पेशली ये जो यंगस्टर्स की एज है उसमें इतनी हमारे अंदर मोटिवेशन होती है कि हम चाहते हैं दरिया भी है, हम उसको अबूर कर जाएंगे। तो वही बात है कि आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी इनसाइट कितनी है कि अगर ये नेगेटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन उस एनवायरनमेंट में भी रहते हुए मैंने अपना एक नाम बनाना है और लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं अगर मेरा फादर या मेरी मदर नहीं कुछ कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये ऐड होती है, जैसे अब जेनेटिक्स में जैसे कुछ चीजें आ जाती हैं ना, ठीक है, इसी तरह जैसे डायबिटीज आ गई, कोई और बीमारी आ गई, देयर आर सम रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एज वेल। कुछ लोगों को काफ़ी सालों साल से डायबिटीज़ होता है लेकिन स्टिल दे आर प्रोटेक्टिव, उनको वो चीज़ नहीं ट्रिगर करती। तो हर चीज़ होने के पीछे कुछ प्रोटेक्शन है। अगर एक बच्चा एक टॉक्सिक माहौल या ऐसे माहौल में पैदा हो रहा है जहाँ पे ये चीज़ें देख रहा है, उसके अंदर ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं, जीन्स हैं, लेकिन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और फिर बच्चे को पता है कि मैंने अपना प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या रखने हैं। फिर सेल्फ एफिकेसी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर अपनी एक एबिलिटी होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ से रेजिस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो ये चीज़ें मेरे आने वाली ज़िंदगी पे मुतासिर नहीं करेंगी। ये देखें कि बाराक ओबामा की अगर हम बात करें, सारी जिंदगी उसके पेरेंट्स की एग्जांपल ले लें, 20 साल की उम्र में उसको डायबिटीज़ हो गई थी, तो स्टिल अब तक आप देखें वो रेजिस्ट। हाँ, लेकिन अभी ये एक एग्जाम्पल ये मैं इसलिए ये देना चाह रही हूँ कि सारी जिंदगी झुग्गियों में रहा, पेरेंट्स भी वहाँ पर रहे, बट एक टाइम आया कि ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और फिर लेकिन ये लोग कौन होते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं? लोग हैं जो हमारे दरमियान है, कोई स्पेशल नहीं है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। यू हैव सारे दिन के बाद आपने रिफ्लेक्ट अपने आप को जरूर करें कि आज के दिन में मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचा। मैं अगर आपसे सारी चीजें हुई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक आखिरी मैं सवाल, इसको 30 सेकेंड्स में जवाब आपसे चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और उसके लिए ऑब्वियसली वो आगे जाएगा, फिर रिश्तों को भी बैलेंस्ड करके चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ को भी बड़े बैलेंस्ड अंदाज में चलेगा, उसके लिए माँ बाप को क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले चीज़ है माँ बाप को अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए और बच्चों के साथ एक क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अपने इमोशंस और बच्चों के साथ जो टाइम है उससे आपको खुद अपना एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी कि अच्छा मुझे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चे को एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेकर जा सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका क्विक कॉमेंट। दूसरा ये कि वालिदैन को अपने स्ट्रेसर्स या इमोशंस पे काम करना है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, अपने इमोशन मैनेज नहीं हो रहे, किसी की बात बुरी लग रही, बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है, क्या चीज़ें उनके अंदर ऐसी है जो कि बच्चे के अंदर स्पिल आउट हो रही हैं बार बार। तो आप अपने इमोशंस पे काम करें। बच्चा आपको रोल मॉडल के तौर पे देखता है, बच्चा आपको एज एन इन्फ्लुएंस रोल मॉडल देखता है। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी, बच्चा जब नेगेटिविटी पिक कर सकता है तो बच्चा पॉजिटिविटी भी पिक कर सकता है। अब ये आप पे कि आप बच्चे को क्या मॉडल करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अनीसा एंड थैंक यू सो मच माफिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक्स पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पेरेंट्स के बिहेवियर हैं वो बच्चों को मुतासर करते हैं और उनको किस अंदाज में उनकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे होते हैं, टाइम्स उनको इमोशनली वल्नरेबल भी बना रहे होते हैं।
इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस अभी करना चाहूँगी, और वो ये कि बहुत से पेरेंट्स आजकल के ज़माने में देखें, अगर हम तो सेपरेशन में रह रहे हैं, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला, अगर बच्चे होंगे ना, तो जो प्रॉब्लम आता है वो बच्चों की कस्टडी का आता है। इसमें बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, माँ बाप तो अलहदा हो जाते हैं, माँ किसी और जगह शादी कर लेगी, बाप कुछ अरसे बाद किसी और जगह शादी कर लेगा, दोनों खुशी रहने लग जाएंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि बच्चों का बचपन तबाह होकर रह जाता है। फिर एट टाइम्स माएँ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं अच्छा मेरे साथ तुम्हारे बाप ने ज्यादती की, लेट्स सपोज, तो अब मैं तुम्हारे बाप से नहीं मिलने दूंगी। लेकिन अल्टीमेटली वो उसका बाप है। जो एक बाप अपनी औलाद को खुद प्यार दे सकता है वो उसका स्टेप फादर नहीं दे सकता। ये चीज़ें जो हैं, अगर आपने अपनी मर्जी से शादी की, आपकी नहीं बनी, वो आपका मैटर है। लेकिन बच्चों तक ये लड़ाइयाँ नहीं आने देनी चाहिए, और बच्चों का राइट है कि उनको माँ का भी प्यार मिले, बाप का भी प्यार मिले, अपने ननियाल का भी प्यार मिले, अपने ददियाल का भी प्यार मिले। सो इसी हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगी। एडवोकेट जाहिद जावेद साहब हमारे साथ इस शो का हिस्सा है। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जब हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, क्योंकि आप सिविल मैटर्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स के साथ मर्द और ख़वातीन या कपल्स आपके पास या अदालतों में सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं? सबसे पहले तो जो आते हैं मियाँ बीवी, दोनों में से कोई एक आता है हमारे पास, तो वो सेपरेशन कर चुका होता है, तो वो बच्चों के मामलात लेके हमारे पास आता है। या ख़वातीन ज़्यादातर आती हैं तो वो खुला लेने के लिए आती हैं या डिवोर्स के लिए आती हैं, जिसे उर्फ़ आम में डिवोर्स ही कहते हैं। तो वो जब खुला का प्रोसीजर उनका मुकम्मल हो जाता है, इसमें वो अपना साथ में वो अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं, और साथ में जो डावरी आर्टिकल्स होते हैं वो भी, तीनों इकट्ठा एक ही। लेकिन मेंटेनेंस तो फिर आप बच्चों की ले सकते हैं ना, मतलब लाइक उनका खर्चा पानी ले सकते हैं, अपना तो नहीं ले सकते। औरत अपना भी ले सकती है। सर जब छोड़ दिया, अभी डिवोर्स हुई नहीं है ना, अभी डिवोर्स हुई नहीं है, अभी डिवोर्स के जब डिवोर्स का खुला का दावा दायर करती है तो साथ ही वो दोनों किस्म के जो अपना डावरी आर्टिकल के भी और अपने डावरी का भी, वो दोनों राइट क्लेम करती है कि हमारा इतना डावरी आर्टिकल्स गए हैं, इतनी हमारी डावरी जो मेरी है वो इन्होंने देनी है, और साथ ही मैं खुला चाहती हूँ, मैं अब इनके साथ रहना नहीं चाहती। तो जब तलाक डिसाइड हो जाती है, फिर उसके बाद ये दो मैटर्स बाद में डिस्कस होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह के केसेस आपके पास आए और ख़वातीन इन केसेस के पास, आप मतलब बहुत से केसेस में मर्द तलाक नहीं देना चाह रहा ना, और औरत खुला चाह रही है, अगर मर्द तलाक नहीं देता लेट्स सपोज, तो वो कितने अरसे के बाद खुद ही खुला हो जाती है? ये होता इस तरह है कि अदालत की तरफ जी, अदालत इन दोनों मियाँ बीवी को एक मौका देती है, रिकॉन्सिलेशन का मौका देती है, बाकायदा इनको अलहदा बिठाती है, आपस में बातचीत करवाती है। तो 100 में से मेरे ख्याल को 5-10% हो गए केसेस मेरी लाइफ में जो सुलह करके चले जाते हैं, आपस में मिल जाती है, बच्चों की ज़िंदगी होती है सामने, और बाज़ उनके अच्छे लम्हात गुजरे होते हैं, बस किसी के कहने पे या किसी के बहकावे में आके, शैतान के बहकावे में कह ले, क्योंकि शैतान मियाँ बीवी के जो रिश्ता है इसको सबसे ज़्यादा तोड़वाने की कोशिश करता है। तो वो जब इस पछतावे से निकलते हैं तो वो सुलह कर लेते हैं। कोर्ट बाकायदा उनको टाइम देती है सुलह का कि आप सुलह कर लें। अगर वो नहीं देती, औरत का बयान होता है, औरत का बयान ऐसा होता है कि उसमें वो जो इल्ज़ामात लगाती है वो सिंपली साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं मुमकिन। तो फिर कोर्ट उसको खुला का हक दे देती है और उसको तलाक हो जाए। और ये कितने अरसे में ये प्रोसेस हो जाता है? ये तकरीबन, अब तारीखों को तो मैं बता नहीं सकता, नहीं कुछ चंद महीने, ये 1 महीना से ज़्यादा 1-2 तारीखों पे ही फैसला हो जाता है। अच्छा, एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि जिस तरह से अभी बड़े बेबुनियाद किस्म के एलिगेशंस औरत की तरफ से भी लगाए जाते हैं, मर्द की तरफ से भी लगाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एक साइड लगाती है तो दूसरे को जवाबन कोई ना कोई बात कहनी पड़ती है, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब अदालत किस तरह से मेक श्योर करेगी कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल डाउरी का अगर क्लेम किया जा रहा है कि हमारे जहेज में ये भी था, ये भी था, ये भी था, हो सकता है प्रैक्टिकली वो चीजें हो ना, और अगर हो तो आपने इस्तेमाल कर ली हो, बेच दी हो। अब ये इन चीजों को अदालत किस तरह से मेक श्योर करेगी? इसमें सबसे पहले तो टाइम लिमिट होती है कि शादी को कितना अरसा गुजर चुका है। अगर तो 10-12 साल 15 साल गुजर चुके हैं और वो अब इकट्ठे नहीं रहना चाहते, बच्चे भी हैं उनके, तो वो जो डावरी आर्टिकल्स होते हैं ना, उनकी फिर कीमत कम हो जाती है। वो क्लेम तो करती है औरत, मगर उसके साथ उसको रसीदें लगानी पड़ती हैं सारी कोर्ट से, जहाँ उन्होंने वहाँ से लिया होता है, बाज़ार से सोना वगैरह ख़रीदा होता है से, या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें दूसरी, इन सब की उनको रसीदात साथ लगानी पड़ती हैं। अब जहाँ तक कपड़ों का मामला है, अंगूठी डाली थी सास को, कांटे डाले थे, ये वो सारे ये मामला साथ साथ चलते हैं।
तो वो चीज़ें बाज़ तो पेरिशेबल होती हैं, ज़ाया हो चुकी होती हैं। बाज़ जो चीज़ें सॉलिड होती हैं, जैसे बिस्तर भी होते हैं बाज़ का, तो इसमें वो क्लेम कर देते हैं, बर्तन क्लेम कर देते हैं, सोना क्लेम कर देते हैं। तो वो जो चीज़ें क्लेम करते हैं फिर उनकी एक तो वैल्यू देखी जाती है और उनकी फिर रसीदें कोर्ट देखती है। कोर्ट वो चीज़ें देख के रसीदें बनवाना पाकिस्तान में कौन सा मुश्किल जी, बस ऐसे ही है, जो अदालतों के निज़ाम ऐसे ही है, झूठ सच तो अदालत में आपको पता है चलता है। हाँ, और एक और चीज़ कि अगर कोई एक औरत किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगा रही है कि नशा करता है, फलाना काम करता है, फलाना काम करता है, मर्द भी इसी तरह की कैरेक्टर की अच्छी नहीं है इस तरह, हालांकि दोनों में कोई गलत चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो अदालत इसको किस तरह से मेक श्योर करेगी या कोई तरीका नहीं है? इसमें होता ऐसे है कि जब औरत खुला के लिए आती है ना, तो वो मर्द पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती है। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो एलिगेशन होता है नशे का भी होता है, कमाता नहीं है, मार पीट करता है, और फिर एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एलिगेशन होता है इम्पोर्टेंसी का, कि वो कहती है कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसके साथ रह नहीं सकती। तो इन बातों पे अदालत जी, वो अदालत देखिए, ये तो औरत का शरई हक है ना कि अगर उसका खामिद इम्पोर्टेंट है और उसके साथ नहीं रह सकती। नहीं, लेकिन बाज़ औरतें जान के भी ये खुला लेने जी, वो खुला के लिए करती। फिर अगर उसको कॉन्टेस्ट किया जाए तो मर्द ये कहता है जी मेडिकल करवा लें, मगर मैंने जो आपको पहले बताया ना, औरत का जो बयान होता है ना कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूँगी, इसके साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो फिर अल्टीमेट कोर्ट को उसको देखते हुए, यही चीज़ देखते हुए उसको खुला का हक दे देती है कोर्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मर्द के जो इल्ज़ामात होते हैं वो दूसरी तरफ आ जाते हैं। मर्द के इल्ज़ामात उस वक्त आते हैं जब उसके बच्चे होते हैं और वो औरत के पास हो जाते हैं। बाज़ का सकलिंग बेबीज़ होती हैं, जो बच्चे दूध पीते होते हैं, छोटे होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं। तो और मर्द जब बच्चे वापस लेने के लिए क्लेम करता है ना, कस्टडी का दावा करता है, सेक्शन 25 होता है इसमें, गार्डन एंड वार्ड एक्ट जो होता है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, तो उसमें वो फिर औरत पे ऐसे इल्ज़ामात लगाता है कि ये दूसरी शादी इसने कर ली हुई है, इसके ताल्लुकात कहीं और हैं, ये मेरे बच्चों को सही तरबियत नहीं कर सकेगी। बेटी है तो बेटी के हवाले से ख़ास तौर पे औरत के करैक्टर को वो मतलब तो अदालत उसको मान के बच्चा दे देती है। अदालत फिर उसको जज करती है, देखती है, गवाहियाँ होती हैं, शहादतें होती हैं बाकायदा। फिर उसके अपने केस को प्रूफ करने के लिए मर्द को भी अपने इल्ज़ामात साबित करने होते हैं, औरत को भी अपने इल्ज़ामात साबित करने होते हैं। एक और ये चीज़ कि आपका इतना माशाल्लाह तजर्बा है, जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो वो शादी के कितने अरसे के बाद वो मसाइल स्टार्ट होते हैं और वो अदालत तक आ जाते हैं? और एक और चीज़ कि ज़्यादा लव मैरिजेस होती हैं या अरेंज मैरिजेस में ऐसे होता है? ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लव मैरिजेस में भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मर्द ने औरत को ख्वाब दिखाए होते हैं ना स्टार्ट में, और वो पूरे नहीं कर पाता। वैसे भी आजकल तो अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। एक क्योंकि हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है, एक और चीज मैं आपसे बड़ा बच्चों के हवाले से पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि अब माएँ जो है उनका ये होता है कि जी तुम्हारे बाप ने हमारे साथ ज्यादती की, बच्चा हम क्यों मिलने दें, क्यों? अब बच्चा है छोटा, बेटा अगर हो और छोटा हो, तो ऐसी सूरतों में अदालतें किस तरह से फैसला करती हैं? दूसरा ये कि अगर देखें अल्टीमेटली बाप तो वो भी है, बाप हो या माँ हो, बुरा औलाद का बुरा कोई नहीं चाहता। अब इन चीजों को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए कि बच्चा अच्छे तरीके से बाप से भी मिल सके, ददियाल से भी मिल सके, माँ से भी मिल सके, उधर भी रहे? क्योंकि अदालत से जब फैसले होते हैं तो वो ये कहते हैं जी 2 घंटे मिल सकते हैं। अब हफ्ते में 2 घंटे अदालती अहाते में ये समझ से बाहर है। ये एक सिस्टम बना दिया गया है ना कि कोर्ट के अहाते में बाकायदा, अब तो हमारे कोर्ट में बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया गया है। बच्चों के लिए खिलौने रखे जाते हैं, अलहदा कमरे होते हैं, और बच्चे बाप अगर लेके आया, बच्चे बाप के पास है तो माँ को अलहदा मिलने दिया जाता है, वो अपनी बातचीत करती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा इशू जहाँ आप बात कर रही हैं ना गार्डियन की, तो फादर और जो मदर होते हैं वो नेचुरल गार्डियन होते हैं। उनका हक होता है कि वो बच्चों को रख सकें, मिल सकें। इसमें ईदें भी आती हैं, इसमें बच्चों की बर्थडेज भी आती हैं, तो बाज़ का तो वो मैंने देखा है कि मगर कम चांसेस होते हैं कि मियाँ बीवी आपस में कोऑर्डिनेशन करके बच्चे की सालगिरह भी इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चों को पॉइंट ऐसा बनाया होता है जहाँ के पार्क में ले जाते हैं, वहाँ पे वो मुलाकात का लेकिन बड़ी जगहों पर दिल भी बड़े दिल होते हैं तो वो नहीं, लेकिन फिर इसमें अदालतों को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, और फिर माँ का भी उतना ही हक है जितना बाप का। और क्या जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो अदालत की तरफ से 2 घंटे से ज्यादा का वक्त, या ये भी कहा जाता है कि अप टू द विल ऑफ द चाइल्ड, कि आप उसको ले जाएं, अपने पास रखें जितने दिन रहना चाहते हैं। ये होता है इस तरह के जब खास दिन आते हैं, ईदें आती हैं या बच्चे की बर्थडे होती है,
तो वो माँ हो या बीवी हो, माँ हो या बाप हो, दोनों में से कोई जो जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो एक दरख्वास्त देता है। वो दरख्वास्त कोर्ट उसको दूसरों को भी बुला के पूछती है। अगर वो आपस में कॉन्टेस्ट होता है, फिर वो बच्चे को कहती है इतने दिन बच्चा माँ के पास रह ले या बाप के पास रह ले। बिल्कुल ठीक हो गया। ईदों को भी इसी तरह होता है और बर्थडे को भी इसी तरह होता है। थैंक यू सो मच जाहिद जावेद साहब, एडवोकेट जाहिद जावेद साहब हमारे साथ इस शो का हिस्सा थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अगर हम चिड़ियाघरों की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने अक्सर कोई ना कोई ख़बर सामने आती है कि जानवरों की टेक केयर अच्छे अंदाज में नहीं की जाती, ख़ुराक की किल्लत होती है, कोई ना कोई जानवर किसी बीमारी में मुब्तला हो गया और अल्टीमेटली इंतकाल कर गया। अभी हमने देखा कि रिसेंटली कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां 17 साल की उम्र में उसकी हलाकत का मामला, बीमार थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2017 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तब सूजी का एक मामला आया था लाहौर के चिड़ियाघर में, वो भी हथनी थी जो कि जाँ बहक हो गई, बीमार हुई। इसके बाद अगर हम इस्लामाबाद में देखें तो वहाँ पर भी एक हाथी था कारवान के नाम से, जिसको उसकी अबतर हालत के बायस उसको अल्टीमेटली एक दूसरे मुल्क मोस्ट लाइकली कंबोडिया शिफ्ट करना पड़ गया था। इसके साथ साथ इसी साल में अगर हम देखें तो लाहौर जू में चिड़ियाघर में जो शेर है इसके 2 बच्चों की हलाकत का मामला, पेशावर में देख लें कुछ अर्सा पहले वहाँ पर 5 ज़राफ़ों की इकट्ठे हलाकत हो गई। तो ये मामलात, ये ख़बरें हम तक पहुँचती रहती हैं और सोशल मीडिया ने तो अब चीज़ों को बिल्कुल हर एक की एक्सेस में कर दिया और अब कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है, ऑब्वियसली जो जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं वो आवाज़ भी बुलंद करती हैं। जो लोग पेट लवर्स होते हैं या जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं वो भी इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं और ये समझ नहीं आती कि कमी कहाँ पर है। हुकूमती इदारों का जब मौक़िफ़ ले, हुकूमत के किसी बंदे का मौक़िफ़ ले तो उनका ये कहना होता है कि हम फ़ंड्स पूरे देते हैं। चिड़ियाघर इंतज़ामिया की बात करें, उनका ये कहना होता है कि हमें फ़ंड्स पूरे मिलते नहीं, हम जानवरों की देखभाल कैसे करें। तो प्रॉब्लम असल में है क्या और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना किसका काम है। और अगर आप ये बेचारे मासूम जानवरों की हिफाजत नहीं कर सकते तो इनको जंगलों में छोड़ दें। आपने इनको कैद में ज़रूर रखना है क्योंकि अल्लाह के हाथ तो उसकी तमाम मखलूक और उनका हक अदा करना और उनकी हिफाजत करना, ये मतलब लाइक हम सबका फ़र्ज़ है। ये नहीं कि हमने इंसानों की टेक केयर करनी है, हमने जानवरों का भी ख्याल रखना है। तो बहरहाल इसी मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट गजनफर लांगा साहब इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। गजनफर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस जो हम इतनी पै दर पे हलाकतों की खबरें जो हैं वो सुनते रहते हैं किसी ना किसी चिड़ियाघर में। रिसेंटली जो हुई वो कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का जो इंतकाल हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक, प्रॉब्लम कहाँ पर है? थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मेरी अपनी ताल्लुक है, मैं या एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में वो ये है, ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो जूज है ना उसमें आते हैं कि जिंदा चीज के बारे में जो भी है उसके लिए बाकायदा तहकीक की जरूरत होती है, उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है और बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो मखलूक पैदा की है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है इस दुनिया में, ये हम सिर्फ उसमें से एक स्पीशी हैं। तो आप ये देख लें कि वो भी हमारी तरह पूरी जिंदगी बसर करती हैं और अल्लाह ताला ने स्पेशल रूल्स के लिए इन्हें दिया है। जूज में रखने का मकसद ये था कि एक तो जो एंडेंजर्ड हो जाती हैं स्पीशीज वर्ल्ड में, जो एंडेंजर्ड होता है वो किसी सूरत में भी हो रहा होता है, चाहे उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, चाहे उसमें कोई स्ट्रेस आ रहा है या उसमें लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रही है, उस तरीके से उनको बचाने के लिए, एक्सटिंक्शंस को बचाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को इसकी अहमियत बताने के लिए जूज बनाए गए थे। और जूज में हमारे पास बड़ा प्रोफेशनल एक तरीका होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी परिंदे और जानवर हैं इनको मुकम्मल तौर पे समझना चाहिए कि किस परिंदे किस जानवर को अल्लाह ताला ने जिस रोल में रखा है उसमें से मैक्सिमम हम इनको कितना आफियत दे सकते हैं जब इनको लेकर और जू में आते हैं। और इसमें दुनिया वालों में ये एक बॉन्ड है कि वो आपस में जूज की कनेक्टिविटी रखते हैं। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें
बार बार इनके जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो इन पर जिनने तहकीक की हुई है, उनको हर वक्त चेंज नहीं करना चाहिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्रेशर में या इनमें, क्योंकि ये जो रिसर्च हैं ये बहुत अहमियत तलब होती है और ये इतनी आसानी से भी नहीं आती। अब मैं इसमें सिर्फ इतना आपको लास्टली बताऊंगा कि जूज ने दुनिया में जानवरों को बिल्कुल खत्म होने से भी बचाया है। जो एंडेंजर्ड है वो भी बाद में एक कंफर्टेबल स्टेटस पे आई हैं। और ये जो स्पीशीज हैं, मेरे ख्याल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे यहाँ 40,000 के करीब है स्पीशीज जो IUCN एक इदारा है उसकी रेड लिस्ट पर है, और उसमें से 16,000 वो हैं जो एंडेंजर्ड है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी बिल्कुल ठीक हो गया गजनफर साहब। मैं कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपको ठीक से सुन नहीं पा रही, मेरी टीम आपसे दोबारा राब्ता करती है। व्यूअर्स, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा संगीन नौयत का है और डेफिनेटली इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी ऐसे जानवर की हिफाजत टेक केयर नहीं कर सकते सो आपको अल्टीमेटली फिर उसको आज़ाद फ़िज़ा में छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको उनको एक कुदरती माहौल है, अगर आप जानवरों को उनके कुदरती माहौल से दूर रखेंगे तो अल्टीमेटली ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। और जब आप उनको प्रॉपर खुराक नहीं दे सकते, आपके पास अगर फंड्स की किल्लत है, आपके पास वहाँ पर प्रॉपर अमला नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स नहीं है, सो बजाय इसके कि उनको प्रॉब्लम में डाला जाए और इस मखलूक के साथ ज्यादती की जाए, सो इससे बेहतर है कि हुकूमत होश के नाखून ले और इन तमाम जानवरों को आज़ाद छोड़ दे, जंगलों में छोड़ दे। बट बहरहाल अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। चिड़ियाघर की अबतर सूरत हाल और इस पर डिस्कशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट गजनफर लांगा साहब हमारे साथ स्काइप पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर से गजनफर साहब आपको अपने शो में खुशामदीद करना चाहूँगी। गजनफर साहब, ये शॉर्ट ऑफ टाइम में आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो जूज में जानवरों की अमवात हो रही हैं, इसकी क्या बेसिक वजह अबतर हालत, खुराक का ना मिलना, प्रॉपर फंड्स वो जानवरों के लिए हुकूमत की जानिब से एलोकेट ना करना, ये रीजंस हैं या इसके अलावा कोई और रीज़न है? और आपके ख्याल में कोई तजावीज़ जो कारआमद साबित हो सकती हैं? देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा, इतनी बुरे हालात नहीं है जितना कि लोग ने इसे एक्सपोज किया है। बड़ा सक्सेस रेट जा रहा है और हमारे पाकिस्तान के जूस में चंद एक स्पीशीज़ के लिए जिनको कि हमने वो एरिया नहीं दिया जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या उनके लिए कोई कमी रह गई है किसी सूरत में, हमारा बहुत हद तक 90+ में हमारा रेट जा रहा है, सक्सेस रेट फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। लोग जिस तरह से आ रहे हैं, लोग जितना इसमें एजुकेट, लोगों की जितनी हमदर्दी बढ़ रही है और इसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसमें हमारी अपनी काफ़ी हद तक स्पीशीज जो है वो बड़ी प्रोटेक्टेड है। इसीलिए इसको अंडर एस्टिमेट या ये जो बिलावजह की चीज़ें निकल रही हैं ना इधर उधर दाएं बाएं में, ये सारा प्लान प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड के जितने जूज हैं उसमें पाकिस्तान के जो हैं उनका फेलियर रेट कोई है थोड़ा थोड़ा किसी मौके के ऊपर क्लाइमेट की कंडीशंस की वजह से या कुछ छोटा मोटा, जब साइंटिफिक लोग जो रिसर्च रखते हैं उनको हटा के जब आप फौरन नए किसी बंदों को भर्ती करके आके बिठा देते हैं जिनको जरा पता नहीं होता, उसकी वजह से मिस हैंडलिंग से ये जानवर स्ट्रेस में आकर या इन मसाइल में होते हैं। वरना हमारे यहाँ लोगों में इस कदर इन जूज की वजह से प्यार बढ़ा है, लोग आते हैं। मेरे ख्याल में इतना कहीं और विजिट नहीं करते जितना छुट्टियों में लोग आकर जू में इस चीज से मुस्तफीज होते हैं कि ये। थैंक यू सो मच गजनफर लांगा साहब, हमारे साथ इस शो का हिस्सा थे। कुछ सजेशंस आ रही थी आपकी तरफ से, लेकिन एंड पे ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल वजूहात है, मैं ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी वक्त इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।